ओके, सो वी आर इन वीक 3 और वीक 3 का जो एजेंडा है वट वी विल बी कवरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे हम मज़ीद बात करेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस को देख लिया था। आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ यूएमएल, और ये एनालिसिस जो होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होगा। Then we will see some static and dynamic models, और फिर इस वीक में हम कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स को देखेंगे। डिज़ाइन का जो फेज़ है वो यहाँ पे सेकंड क्लास से में भी हम उसको स्टार्ट कर लें, और फिर इस वीक में हम असाइनमेंट नंबर 1 में अनाउंस करूँगा, और फिर वो जो होगी वो एनालिसिस से ही रिलेटेड होगी। फिर असाइनमेंट नंबर 1 में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं 2 बंदों के या 3 बंदों के, उसी को फिर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। ओके, तो लास्ट वीक में हमने ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस था उसको देखा था, और हमने जो पहला जो इसमें एक्टिविटी है एलिसिटेशन, और उस पर बात की थी कि इन एलिसिटेशन वी हैव टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स, और आपको ये बताया था कि इसमें आप स्टैक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे फिर आप इंट्रोड्यूस करके और जो इनका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको देख के रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा फोकस है वो एनालिसिस पे है कि हमने एनालिसिस कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक भी, जो आज का पूरा लेक्चर है वो इसी एनालिसिस के ऊपर है, और एनालिसिस हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया था। दैट वाज स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हमने डेटा फ्लो डायग्राम को यूज़ किया था। आज जो हम एनालिसिस मॉडलिंग जो पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, और इसमें हम यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग को देखेंगे, और बाकी इसी तरह और कुछ टाइप्स है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग, तो हम इसको अभी आगे चल के देखेंगे। तो व्हाट इज़ यूएमएल? तो यूएमएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इट्स अ मॉडलिंग लैंग्वेज। इन यूएमएल वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स। हमारे पास 13-14 डिफरेंट डायग्राम्स हैं, और हर डायग्राम का ईच डायग्राम हैज़ इट्स ऑन पर्पस, और हर डायग्राम को आप कुछ डायग्राम्स को हम एनालिसिस फेज़ में यूज़ करेंगे, कुछ डायग्राम्स को हम डिज़ाइन फेज़ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आपको कहा है कि डेवलपमेंट के अंदर जो एक फ़ेज़ है डिज़ाइन एंड देन कोडिंग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिज़ाइन हम जो करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ यूएमएल। ठीक है, यूएमएल के अंदर वी हैव डिफरेंट डायग्राम्स, और इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर, एक की कैटेगरी जो है उसको स्ट्रक्चर डायग्राम की कैटेगरी है, और एक हमारे पास बिहेवियर डायग्राम की कैटेगरी है। स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर हमारे पास जो डायग्राम्स आती हैं वो है क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है, और इसी तरह पैकेज डायग्राम। तो कुछ और डायग्राम्स भी हैं, ठीक है, वो हम अभी जैसे प्रोफाइल डायग्राम और कंपोजिट, वो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको देखेंगे, लेकिन हम जो मोस्टली स्ट्रक्चर डायग्राम्स के अंदर देखेंगे वो क्लास डायग्राम को, कंपोनेंट डायग्राम को, डिप्लॉयमेंट एंड पैकेज डायग्राम को। अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब? स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर बताना है, जो डिज़ाइन हमने बताना है, तो उसके लिए हम ये क्लास डायग्राम के थ्रू वो स्ट्रक्चर बताएंगे कि वी हैव दिस नंबर ऑफ क्लासेस एंड हाउ दीज क्लासेस आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, वी हैव दिस सेट ऑफ कंपोनेंट्स, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट के अंदर हमारी ये क्लासेस हैं। इसी तरह और डायग्राम से हम इसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर बताएंगे, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हम बताएंगे इन डिज़ाइन फेज़।
तो ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम्स है ना, ये हम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक से हमारा जो डिज़ाइन फेज स्टार्ट हो जाएगा तो हम ये डायग्राम्स वहाँ पर देखेंगे। अच्छा जी, बिहेवियर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम को आप स्टैटिक भी कह सकते हैं और बिहेवियर डायग्राम को आप हम डायनामिक भी कह सकते हैं। ठीक है, सारी डायग्राम्स नहीं, उसमें ये एक्टिविटी डायग्राम्स हैं और स्टेट मशीन डायग्राम और ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम से हम बिहेवियर को डिपिक्ट करते हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि हमने कैसे इन डायग्राम्स को एक सीक्वेंस में लिंक करना है। स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे और एंड हम कहाँ पर होंगे। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअली हर डायग्राम को स्टडी करेंगे और उसका हम पर्पस देखेंगे कि इस डायग्राम का क्या पर्पस है, और फिर एक केस स्टडी में लूँगा और उसको हमने स्टार्ट से हम देखेंगे कि हमने हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले कौन सी डायग्राम यूज़ करनी चाहिए, फिर कौन सी डायग्राम यूज़ करनी चाहिए, और उसके बाद क्या नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं और कैसे हमने कंटिन्यू करना चाहिए। जो आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना, जो डायग्राम्स हम एनालिसिस के फेज़ में यूज़ करेंगे मोस्टली, वो ये डायग्राम है आपके पास, यूज़ केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम, और एक डायग्राम और है जिसे हम कहते हैं स्विमलैंड डायग्राम। ठीक है, वो यहाँ पे इस पिक्चर में मेंशन नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये 3 डायग्राम्स होपफुली हम इसको आज देखेंगे। एनालिसिस में मोस्टली हम इन्हीं 3 डायग्राम्स को यूज़ करेंगे, बाकी भी कर सकते हैं लेकिन बस ये सफिशेंट है। यूज़ केस, एक्टिविटी डायग्राम और स्विमलैंड डायग्राम, इनको हम मोस्टली एनालिसिस में यूज़ करेंगे। जो बाकी की डायग्राम्स हैं ना, लाइक स्टेट मशीन और सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम, ये बाकी की डायग्राम्स को मैंने डिज़ाइन फेज़ में रखा है क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, वहाँ पे हमें ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो चलें इसको हम देखते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू डायग्राम्स, here I want to mention some views of the model। जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं या एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो हम डिफरेंट व्यूज़ को कैप्चर करते हैं। UML की जो डायग्राम्स हैं वो हमें डिफरेंट व्यूज़ को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए ये व्यूज़ क्या चीज़ है, इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो व्यू को हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। मतलब ये कि किसी एक पर्सपेक्टिव से किसी सिस्टम को देखना। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें, एक व्यू है हमारे पास यूज़ केस व्यू। यहाँ पे हम यूज़ केस डायग्राम यूज़ करेंगे। यूज़ केस व्यू का मतलब ये है कि हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम। हमारा ये कंसर्न है कि यूज़र इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, तो इस व्यू में हम ये चीज़ कैप्चर करेंगे। प्रोसेस व्यू, प्रोसेस व्यू में ये है कि हम वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या वो सेट ऑफ प्रोसेसेस को देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रोसेसेस हैं, काम हमारे सिस्टम के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कैसे अचीव हो रही है, वो हम इस प्रोसेस व्यू में देखेंगे। अच्छा, लॉजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू में हम ये देखेंगे कि हाउ आवर क्लासेस आर लॉजिकली रिलेटेड। जी जी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, लॉजिकल व्यू में हम देखेंगे कि हमारी क्लासेस क्या है और कैसे वो एक दूसरे के साथ लिंक है। अभी मैं 1 बाय 1 ये व्यूज़ एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम आगे इस पे चल देंगे। और इसी तरह डेवलपमेंट व्यू है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे डेवलप करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होंगे, और फिज़िकल व्यू में कि फ़िज़िकल मशीन्स में हमारा सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय होगा। तो हम लॉजिकल व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल व्यू में आप देखें
तो लॉजिकल व्यू में हमने ये कहा कि इट शोज़ द पार्ट्स दैट मेक अप द सिस्टम, दैट हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब हम लॉजिकल व्यू की बात करेंगे ना, तो आप देखें कि वी हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ डायग्राम्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़: क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, जब क्लास डायग्राम हम बना देते हैं तो बस उसी में ऑब्जेक्ट्स भी हमारे कवर हो जाते हैं। अब देखें, ये जो 4 डायग्राम्स हैं ना, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम, तो हम अपने सिस्टम का लॉजिकल व्यू कब बताते हैं? तो लॉजिकल व्यू हम बताते हैं तब व्हेन वी आर इन डिज़ाइन फेज़। ठीक है, जब हम डिज़ाइन फेज़ के अंदर होते हैं ना, तो तब हम सिस्टम का लॉजिकल व्यू हम बताते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासेस की, कि क्लासेस कैसे आप इसमें इंटरेक्ट करेंगे। तो एक डायग्राम तो यहाँ पे आपको क्लास डायग्राम नाम से शो हो रही है। तो अब ये स्टेट डायग्राम क्या करती है, सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम क्या करती है, ये आपको मैं डिज़ाइन फेज़ के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो लॉजिकल व्यू में लॉजिकल व्यू को आप माइंड में रखें कि लॉजिकल व्यू में ये है कि हमारे सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, ये कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जो लो लेवल हम डिज़ाइन की बात करते हैं ना, वो यहाँ पर वो जो हमारा कंसर्न है वो यहाँ पर कवर होगा। तो लॉजिकल व्यू हमने बताना है इन डिज़ाइन फेज़। अच्छा, प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रोसेस है। ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या जो क्लासेस तो नहीं कि जो यूज़र्स हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं वो, क्योंकि हम ये कैप्चर करना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या सेट ऑफ प्रोसेस है, उन्हीं प्रोसेसेस की बेस पे हमने आगे चल के सिस्टम बनाना है। तो हम अपने सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हैं, जो वर्किंग नेचर है, काम कैसे हो रहा है या होगा, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यूएमएल के अंदर हमारे पास डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम, वो हम इसको देखेंगे। ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि लॉजिकल व्यू जो है ये हम डिज़ाइन फेज़ के अंदर यूज़ करेंगे, प्रोसेस व्यू को हम एनालिसिस फेज़ के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रोसेस व्यू को हम, इस व्यू को डिपिक्ट करना, हमारा जो इस व्यू को जो हमने डिपिक्ट करना है वो हम एनालिसिस फेज़ के अंदर करेंगे। और अभी हम चूँकि हैं ही एनालिसिस फेज़ के अंदर, तो 2 व्यूज़ हम एनालिसिस फेज़ के अंदर कैप्चर करेंगे, एक यूज़ केस व्यू और एक प्रोसेस व्यू। यूज़ केस व्यू को आखिर में रखा है, क्यों रखा है अभी मैं उसको बताता हूँ। अच्छा, जब हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो गया, अब हम जाते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। लेट्स से आपने सिस्टम डिज़ाइन कर लिया और अब इस सिस्टम को हम डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ सर्वर्स पर ये सिस्टम डिप्लॉय होगा, क्लाउड पर होगा या सर्वरलेस कंप्यूटिंग है। ठीक है, या हमारा कोई डेडिकेटेड सर्वर है। तो डिप्लॉयमेंट के हार्डवेयर मशीन पर हमारे ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कैसे डिप्लॉय होंगे, तो ये चीज़ हम इस व्यू में बताएंगे। डेवलपमेंट व्यू क्या है? डेवलपमेंट व्यू में हम ये देखना है कि हमने अपने सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, लेट्स से हमने देखना है कि ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब लेट्स से कंपोनेंट 1 की अपनी टीम है उसको डेवलप करने के लिए, कंपोनेंट 2 की अपनी है, कंपोनेंट 3 की अपनी है और कंपोनेंट 4 की अपनी टीम है जिसने ये डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट व्यू से मतलब ये है कि हम सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट में सिस्टम को डिवाइड किया है एंड ऑल दैट। तो इस व्यू को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम और पैकेज डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए कि ऑल दीज 4 व्यूज़ आर डिपेंडेंट ऑन यूज़ केस व्यू। ठीक है, तो अगर आप ये डायग्राम देखें जो स्टार्ट में आपको बताई थी, तो ये कंपोनेंट्स, ये डिफरेंट व्यूज़ आपको इंडिविजुअली दिखाए जा रहे हैं और यूज़ केस व्यू जो है वो इन सब के ऊपर ओवरलैप होके आ रहा है। इट्स मीन के
these all components are dependent on use case view. तो जो चूँकि हम काम जब जो हम स्टार्ट लेते हैं वो एनालिसिस फेज से लेते हैं ना, तो और ये कह दिया कि सारे कंपोनेंट्स सॉरी ये सारे व्यूज़ जो हैं वो यूज़ केस व्यू पे डिपेंडेंट हैं, तो स्टार्ट हम करेंगे हमारा काम यूज़ केस व्यू से, ठीक है। somebody is admitting, तो मैं इसको एडमिट करूँ। अच्छा जी, देखें तो हम जो काम हमारा स्टार्ट करेंगे ना एनालिसिस, जो एनालिसिस फेज़ के अंदर हम हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम व्यू कैप्चर कर रहे हैं ना वो है यूज़ केस व्यू। और यूज़ केस व्यू के अंदर हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम। तो उसके लिए यूएमएल के अंदर हमारे पास एक डायग्राम है जिसे हम कहते हैं यूज़ केस डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुलेट्स में लिख भी दिया है यूज़ केस के बारे में कि दिस व्यू बेसिकली कैप्चर द गोल्स ऑफ द यूज़र, ठीक है, what the user expects from the system and how the user is going to use this system, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, यूज़ केस व्यू कहूँ या मैं सिनारियो बेस मॉडलिंग कहूँ, ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। और सिनारियो बेस मॉडलिंग का मतलब ये है कि हम कुछ सिनारियोस को एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये हमारा यूज़र जो है वो सिस्टम को ऐसे यूज़ करेगा। अब यूज़ केस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं। नंबर वन इज़ एक्टर एंड नंबर टू इज़ द प्रोसेस। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको विजुअल पैराडाइम में ये डायग्राम्स बताना भी एक बार बता दूंगा, फिर आप लोग इसको खुद ही बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपके पास वो है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले डायग्राम्स को हम देख लें और फिर बनाना उसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा देखिए, जब हम यूज़ केस डायग्राम यूज़ केस व्यू को कैप्चर करेंगे तो हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। और हमारा जो पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम। दो चीज़ें हैं। नंबर वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स एंड नंबर टू देयर प्रोसेस। अब एक बहुत छोटी सी सिंपल सी यूज़ केस डायग्राम आपको शो की है यहाँ पे, जिसमें एक एक्टर बताया है और एक उसका प्रोसेस। लेट्स से लोन ऑफिसर है इन बैंक, हिज जॉब इज़ टू प्रोसेस द लोन। तो यूँ ओवल की शेप में या सर्कल की शेप में, ओवल की शेप में मोस्टली हम प्रोसेस को बताते हैं, और एक्टर के लिए ये शेप है, ठीक है। तो एक्टर ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्टर जो है वो एक पीपल ही हो या यूज़र ही हो। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। अब कोई ऐसा एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। गाइस आप एक 2 मिनट के लिए वेट करें। बोलना नहीं अच्छा, बोलना नहीं अच्छा।
ओके गाइस, आई एम बैक। यूज़ केसेस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने कहा कि वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर एक्टर्स। तो मैं ये कह रहा था कि एक्टर्स जो हैं वो सिर्फ कोई पीपल ही नहीं होंगे हमेशा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। लेट्स से हमारा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्ट में आईओटी की कुछ एग्जांपल्स दी थी, तो आईओटी के अंदर हमने कहा था कि डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे और दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। स्मार्ट होम की जो हमने एग्जांपल दी थी, तो उस केस में हमारे पास जो एक्टर्स होंगे वो सारे डिवाइसेस होंगे, ठीक है। तो एक्टर्स की बात आप रखें, एक्टर्स आपके यूज़र्स भी होंगे, ठीक है। और ये आपके पास डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक्टर मीन जिसका कोई एक रोल है उस सिस्टम को यूज़ करने में, ठीक है। अब मैं आपको एक और डायग्राम बताता हूँ यूज़ केस की, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखिए, यहाँ पे एक एटीएम कस्टमर को शो किया गया है और उसकी डिफरेंट प्रोसेस को बता रहे हैं कि एटीएम कस्टमर कैन विड्रॉ फंड्स, इट कैन क्यूरी अकाउंट एंड ही और शी कैन ट्रांसफ़र द फंड्स, ठीक है। ये इंक्लूड क्या है, इस पर हम अभी आते हैं, ठीक है। और सेम लाइक दिस के जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है वो कैश को ऐड कर सकता है, वो सिस्टम स्टार्ट कर सकता है और शट डाउन कर सकता है, ठीक है। आप लोग को ये समझ तो आ रही है ना? कोई क्वेश्चन है आप लोग तो भी बिल्कुल आप इंटरप्ट करके कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर है? यस सर, आपका तो सर क्लियर। ठीक है। अच्छा देखिए, तो जो एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी होगी ना, वो है ये यूज़ केस डायग्राम। तो आपने ये यूज़ केस डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब आप देखें, इस यूज़ केस डायग्राम को, ये जो सिनेरियोज हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो एटीएम कस्टमर है वो विड्रॉ कर सकता है फंड्स को, क्यूरी कर सकता है, ट्रांसफ़र फंड कर सकता है, और इस तरह बहुत सी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी। तो इसको लिखना और एक डायग्राम में इसको बताना, तो वो काफ़ी डायग्राम में वो काफ़ी चीज़ें एक ही डायग्राम में सम अप हो जाती है और सिंपल हो जाती है। अब यूज़ केस डायग्राम के अंदर थोड़ी कुछ लॉजिकल थोड़ी चीज़ें हैं, ज़रा उसको हम देख लेते हैं कि यूज़ केस डायग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्लास को कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको एडमिट कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ को एडमिट करना पड़ता है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, सर आपने लिंक कहाँ पोस्ट किया हुआ है क्लास का? ये आप लोग के साथ लिंक शेयर नहीं है? लिंक तो आपके साथ एकेडमिक्स ने शेयर की है ना? सर टाइम टेबल मेरे के ऊपर ही लिंक दिया हुआ है। हाँ, टाइम टेबल टाइम पे टेबल था, के वो भी आगे, किसी ने सेंड किया। हाँ टाइम टेबल जो है उसके आगे वो कोड भी लिखा हुआ है, और अलग से आई थिंक एक्सेल फाइल जो है वो भी आपके साथ शेयर हुई है जिसमें सारे लिंक्स हैं। अच्छा, क्योंकि मैं क्लासरूम पे देखा स्लेट पे, अगर उसको आप डाल देते ना तो वो ईजी हो जाता, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से लगा लिंक इसका। अच्छा चले, मैं अभी ये जो लिंक है ना क्लास के बाद, वो मैं क्लासरूम में भी वो कर दूँगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, हमारी एक क्लास जो कल की मिस हुई है ना, तो वो मैं आपका स्केड्यूल देख रहा था, तो फ्राइडे के दिन हम उसको 3:30 to 5 PM वो क्लास लेंगे। आप लोग भी फ्री, ऑनलाइन ही शायद होगी, ठीक है। तो यस सर। उसको फिर आप लोग, मैं उसमें अनाउंस भी कर दूंगा, ठीक है, क्लासरूम में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 3:30 to 5 हमारी क्लास है। कौन सी क्लास है फ्राइडे को? सर प्रोफेशन जी सर, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो उसमें कितने लोग हैं उसमें? सब हैं, फिफ्थ ए के सभी स्टूडेंट्स वो पढ़ रहे हैं? नो सर, मेरे ख्याल से सिर्फ 18 बैच वाला है। अच्छा, चलिए देख लेंगे ना, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं ना तो खैर है, वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, और जो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे वो ज्वाइन कर लेंगे, चलें सर। ठीक है। अच्छा, ओके सर। यूज़ केस डायग्राम के अंदर कुछ और चीज़ें उसको हम देखते हैं। एक है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्पेशलाइज यूज़ केस। स्पेशलाइज यूज़ केस का कंसेप्ट सेम है जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं,
ठीक है। एक हमारे पास जनरलाइज क्लास होती है जो ये है हमारे पास, ठीक है, और जो बाकी की जो क्लासेस इनहेरिट होती है उसे हम स्पेशलाइज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ये आप वैलिडेट यूज़र है का जो एक प्रोसेस है, ये हमारा एक जनरलाइज प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है, ठीक है, तो लाइक एक यूज़र को वैलिडेट करना है, एक प्रोसेस है, और उसके फर्दर दो मेथड्स है, लाइक वो पासवर्ड को चेक करके भी उसको वैलिडेट हम कर सकते हैं, वो अगर अपना पासवर्ड इंटर करें, और दूसरा ये है कि हम रेटिनल स्कैन यहाँ पे एग्जांपल दिए उसके थ्रू भी हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस में जब आप इस तरह से डायग्राम बताओगे तो वैलिडेशन को हमने फर्दर, आप कहो कि उसको फर्दर एलेबोरेट किया है कि कुछ प्रोसेस शायद जो है वो पासवर्ड के थ्रू वैलिडेट हों, ठीक है। अब क्या वैलिडेट करना है, यूज़र का जो पिन नंबर है उसको वैलिडेट करना है या कुछ भी वैलिडेट करना है, और कुछ जो है वो रेटिनल स्कैन के थ्रू, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस में इस तरह से जब आपके पास एक प्रोसेस की फर्दर कुछ डिटेल्स हों, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से ड्रा करोगे यूज़ केस के अंदर। कोर हमारे पास यूज़ केस के अंदर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं इंक्लूड, ठीक है। जब हम कहते हैं कि एक प्रोसेस के बाद ये वाला प्रोसेस हो, ठीक है, या इस प्रोसेस के अंदर इससे पहले ये प्रोसेस ज़रूर हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंक्लूड, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी। एग्जांपल ये है कि लेट्स से एक यूज़र है वो अपना ऑर्डर ट्रैक करना चाह रहा है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस है, यूज़र जो है एक एक्टर होगा हमारा और उसने अपने ऑर्डर को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डर को ट्रैक करेगा तो उससे पहले हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो यूज़र को ऑर्डर ट्रैक करने से पहले हमें यूज़र को वैलिडेट करना है। तो ये वैलिडेशन का अलग से एक प्रोसेस हमने कहीं लिखा होगा और यहाँ पे हम उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि ये जो ऑर्डर को ट्रैक करने से पहले यूज़र की वैलिडेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो जब होंगे तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। एक और है हमारे पास, जैसे इंक्लूड है, ऐसे एक्सटेंड है, ठीक है। एक्सटेंड में बेसिकली ये है ना कि ये यहाँ पे हम किसी न किसी कंडीशन की बेस पे हम हमारा जो जब कोई ऐसी कंडीशन हो जो किसी ख़ास इवेंट की बेस पे ट्रिगर हो और उसको हमने यूज़ केस मॉडल के अंदर शो करना हो तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल को आप समझे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तरफ आपको ये कस्टमर एक्टर बताया जा रहा है, ठीक है, और उसकी जॉब से उसके प्रोसेस में ये बताया जा रहा है कि वो अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है, और वो जो कस्टमर है वो फंड्स को डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो एक्टर है जो कि बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे देखिए लिंक शो किया गया ओपन अकाउंट के साथ कि यूज़र ने भी अकाउंट ओपन करना और जो बैंक एम्प्लॉय है वो अकाउंट ओपन करके देगा, ठीक है। इसी तरह बैंक एम्प्लॉय जो है वो बोनस को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब एक्सटेंड का मतलब ये है कि जो बोनस कैलकुलेट बोनस जो है उसको यहाँ पे देखिए एक लिंक किया गया डिपॉजिट फ़ंड के साथ, और एक्सटेंड है कि कैलकुलेट बोनस जो है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन डिपॉजिट फंड्स, और उसमें भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है सॉरी, वो कंडीशन ये है कि जब जो अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा हो और जो एज है वो 55 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इंक्लूड और एक्सटेंड में जस्ट ये फ़र्क है कि इंक्लूड में हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगी, एक्सटेंड में हमारे पास एक कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास यूज़ केस डायग्राम के अंदर है, ठीक है। तो यूज़ केस डायग्राम का जो पर्पस है वो ये है कि वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन के हाउ वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स नॉर्मली यहाँ पे जो मेरा मतलब है वो हमारे यूज़र्स हैं, और यूज़र इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हम डायग्रामेटिकली बताते हैं कि
ये हमारे एक्टर्स हैं, कस्टमर, ऑपरेटर, ठीक है। या फ्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप स्टूडेंट जो है आप एक्टर्स हैं, ठीक है। आपकी क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आप अपना एक मिनट में एडमिट कर दो, आई थिंक फिर कोई ज्वाइन कर रहा है। ये आज पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। नॉर्मली तो खुद ही मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, आज मुझे काफ़ी लोगों को मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। मैंने तो वैसे ही ज्वाइन कर दिया था। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने खुद ही ज्वाइन किया है, कुछ को मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। डोंट नो क्यों ये मसला आ रहा है। अच्छा, आई होप कि ये यूज़ केस डायग्राम आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दो चीज़ें इसमें, सिर्फ एक्टर्स और वो कैसे सिस्टम को यूज़ करेंगे, उनके वो प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस की डिटेल्स नहीं, जस्ट एक वर्ड में आपने बताना है कि जो स्टूडेंट है वो फ्लेक्स पे क्या कर सकते हैं। वो लॉगिन होके हो सकते हैं, ठीक है, ये एक उनका प्रोसेस। लॉगिन होने के बाद वो अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ये दूसरा प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह जो और एक्टिविटीज़ हैं, स्लेट पे यूज़र स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे जो 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 यूज़र सिस्टम को जिस जिस वे में यूज़ करेगा ना, वो आपने इस यूज़ केस डायग्राम में बताना है, ठीक है। यूज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यूज़ केस में आपका कोई यूज़ केस डायग्राम में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे हम आगे प्रोसीड करते हैं। सर इसमें बेसिकली मतलब सारे फंक्शंस वगैरह और यूजर्स के साथ उनको मतलब लिंक करना होता है ना। इसका इस डायग्राम का जो मकसद है ना, वो ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वो किस किस वे में इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल्स को, रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने का एक तरीका है, जब हम ये डिफरेंट वो बता रहे हैं ना, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट यूज़ केसेस, तो ये एक तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना। अब इस डायग्राम को मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि देखिए ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, मतलब कस्टमर विड्रॉ कर सकता है, कस्टमर डेटाबेस से अपना डेटाबेस को क्यूरी कर सकता है, कस्टमर जो है फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये कस्टमर कर सकता है। और फिर इन्हीं यूज़ केसेस की बेस पे हम आगे चल के एक्टिविटी डायग्राम्स बनाते हैं, और फिर वही डायग्राम्स जब हम डिज़ाइन करते हैं, जो हमारी क्लासेस हम जो बनाएंगे ना, तो उन क्लासेस के अंदर जो डेटा आएगा ना, ठीक है, वेरिएबल्स और फंक्शंस, वो इन्हीं यूज़ केसेस और इन्हीं एक्टिविटीज़ डायग्राम को देख के हम वहाँ पे वो चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। तो सर इसमें बेसिकली हमने जो कोड लिखना है उसकी सारी फंक्शनलिटी हमने डालनी है। नहीं, अभी अभी आप कोड के पर्सपेक्टिव से ना सोचें ना, वो जब हम डिज़ाइन की फेज़ में जाएंगे ना, जब हम क्लासेस डिज़ाइन करेंगे, तो वो वहाँ पे फिर उस जी, वक्त हमारा डिज़ाइन मकसद प्रोसेस। कोड है। इस वक्त हम एनालिसिस फेज़ के अंदर है ना, तो हमारा पर्पस जो है ना, फोकस जो है वो एनालिसिस पे है कि हम रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट्स, सर तो फिर इसमें जो है फिर सिर्फ हमने यही बताना है किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, ये इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती कहाँ कैसे हम इसको, कुछ होते हैं ना जिसमें हम बताना होता है कि ये नहीं करना यूज़र ने या किसी भी यूज़र ने, हाँ, ये वो इम्प्लीमेंट वो नहीं किया गया। वो इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स में हमने कहा था कि जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हो, अब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, ठीक है, कि यूज़र ने ये करना है, तो आप देखो तो वो इस यूज़ केस से हमें पता चल रहा है कि भाई एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि फ़ंड्स को विड्रॉ कर सके, ठीक है। दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि क्यूरी कर सके अकाउंट, ठीक है, अकाउंट से कुछ अकाउंट में कुछ क्यूरी करे और उसको कुछ इन्फो मिले, ठीक है, बैलेंस चेक कर रहा है या कुछ भी। तीसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है। अब आप एक सिस्टम को देखो, सॉफ्टवेयर को, तो उसके अंदर कितने ज़्यादा एक्टर्स होंगे, ठीक है। और उसमें जैसे फ्लेक्स को देखो तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्टर्स होंगे और उनके रोल्स को हम यहाँ पर बताएंगे। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमने कहा था वो तो हम परफॉर्मेंस और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और इन चीज़ों को देखते हैं।
और फिर इन्वर्स में हम बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम आगे चल के, अभी देखो आगे चल के ये चीज़ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। अब इसका एक टेम्पलेट है यूज़ केस का। इसमें ये है कि यूज़ केस में हम यूज़ केस के बाद हम थोड़ी मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे ना, थ्रू एक्टिविटी डायग्राम एंड बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट। ठीक है, इस टेबल को आप देखें तो इस टेबल में आपको ये बताया है कि आप कि जो डिफरेंट यूज़ केसेस हैं ना उसके साथ आप एक टेबल बना लें। ठीक है, ठीक है, क्यों बनाएं अभी आप देखें, जब भी मैं आपको टेबल ये समझा दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें जो भी है। अच्छा, एक यूज़ केस है वैलिडेट पिन। सिनेरियो ये है कि एटीएम कार्ड इंसर्ट किया और उसके बाद जो एटीएम ने पिन को वैलिडेट करना है। ठीक है, कौन इस समरी में ये लिखा है कि थोड़ी सी डिटेल बताइए कि भाई जो सिस्टम है आपका एटीएम सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम, वो इस कस्टमर की पिन को वैलिडेट करेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी जो भी हमने इंक्लूड की बात की थी, अगर है तो ठीक है लिख दें कि किस पे डिपेंड कर रहा है ये यूज़ केस। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, नन। हम कहते हैं एक्टर्स कौन से हैं इस एक यूज़ केस में, कौन कौन से एक्टर हम कहते हैं कि भाई एक हमारा कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर का काम क्या है कि वो पिन को इंसर्ट करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, और जो हमारी एटीएम है या हमारा सिस्टम है वो इस पिन को वैलिडेट करेगा। लेट्स से हमारा एटीएम है, ठीक है, वही पिन को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये दो एक्टर्स हैं, एटीएम कस्टमर। प्री कंडीशंस, इस यूज़ केस पिन को वैलिडेट करने से पहले प्री कंडीशन क्या होगी, इससे पहले जो सिस्टम हमारा कैसा होगा। तो हम कहते हैं कि एटीएम आपका इज़ आइडल एंड डिस्प्लेइंग अ वेलकम मैसेज। ठीक है, इनिशियली आपका सिस्टम ऐसा ही होगा, यूज़र ने कार्ड इंटर किया, पिन इंटर किया और अब वो पिन ने वैलिडेट होना है। अब देखें यूज़ केस, अगर आप यूज़ केस डायग्राम को देखें ना तो उसमें डिटेल्स नहीं है। हमने जस्ट ये कह दिया कि एटीएम कस्टमर कैन विड्रॉ फंड्स। ठीक है, ये बता दिया। हाउ एटीएम कस्टमर कैन विड्रॉ फंड्स वो अभी हमने नहीं बताया। इसके अंदर एक डिटेल प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम बताते हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम, जो अभी इस यूज़ केस के बाद हम एक्टिविटी डायग्राम पे अभी उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप फ्लो ऑफ इवेंट्स लिखा है ना, आप एक्टिविटी डायग्राम बना के भी आप प्रोसेस की डिटेल को बता सकते हो। और अगर एक्टिविटी डायग्राम आप लेट से नहीं बताते तो फिर आप यूँ पॉइंट्स में, बुलेट्स में वो लिख दो कि भाई पहले कस्टमर ये जो पिन है वो जाएगा डेटा बेस के पास, लेट से फॉर एग्जांपल, वहाँ पे पिन जो है यूज़र की पिन के साथ मैच होगी। अगर वो ओके है तो फिर फर्दर प्रोसीड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं। तो ये हम डिटेल्स जो बता रहे हैं ना, ये आप लिख भी सकते हो, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स में कह रहा हूँ। हर यूज़ केस के लिए, हर यूज़ केस की डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए जो बेस्ट वे है दैट इज़ एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, तो ये हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक ही हमारा एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर है। तो इसमें अभी आते हैं। एक और चीज़ देखें, अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि ज़रूरी तो नहीं कि ये जो यूज़ केस की जो हम बात कर रहे हैं ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। इसमें डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं। कभी पिन मैच नहीं करेगा, कभी कार्ड जो है वो शायद कार्ड जो है वो एक्सपायर होगा, कभी कोई और कंडीशन होगी डिफरेंट। ठीक है, तो तब हम क्या करें। तो अब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स में देखें, हमने ये लिखा है कि नंबर 1 पॉइंट कि इफ़ द सिस्टम डज नॉट रिकग्नाइज द कार्ड इज़ एजेक्टेड। ठीक है, नंबर 1 हमने ये लिख दिया कि अगर सिस्टम जो है वो कार्ड को रिकग्नाइज नहीं कर रहा तो क्या होगा, भाई कार्ड को जो है वो उसको एजेक्ट कर दो। नंबर 2 ये है कि ये भी हो सकता है कि वो कार्ड एक्सपायर हो, तब क्या करें।
तो तब ये हम कहते हैं कि इफ़ द कार्ड इज़ डेट इज़ एक्सपायर्ड, द कार्ड इज़ कन्फिस्केटेड, मतलब कार्ड कैप्चर हो जाएगा मशीन के अंदर। तीसरी कंडीशन हम ये दे रहे हैं कि अब यूज़र ने पिन इंटर किया और वैलिडेशन से पहले ये देखा जाएगा कि ये जो कार्ड है मतलब पिन उसने इंटर किया, ठीक है, जो कार्ड है ये किसी ने रिपोर्ट तो नहीं किया, चोरी हुआ कार्ड तो नहीं है, या किसी से कार्ड खो तो नहीं गया। सपोज़ मेरा कार्ड मुझसे कहीं पे गुम गया, मैंने इसकी रिपोर्ट की, किसी दूसरे को कार्ड मिलता है तो वो ये कार्ड यूज़ करना चाहता है, तो तब भी कार्ड जो है वो कैप्चर हो जाएगा मशीन के अंदर, ठीक है। एक और कंडीशन ये थी कि अगर यूज़र ने पिन इंटर किया और वो पिन मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो तब उसे दोबारा एक मैसेज आएगा कि री इंटर योर पिन, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन देखें, ये है कि इफ़ द कस्टमर इंटर्स द इनकरेक्ट पिन 3 टाइम्स, तब भी कार्ड को कैप्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो, ये बताने का इस टेम्पलेट का बताने का मकसद ये है कि यूज़ केस में तो हमने ये एक यूज़ केस बना दिया कि कस्टमर है, ठीक है, वो एटीएम को यूज़ करेगा और उसकी एक एक्टिविटी ये है कि वो पिन जो है वो इंटर करेगा, ठीक है। और दूसरी जगह पे हम कहते हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो भी एक एक्टर है और वो उस पिन को वैलिडेट करेगा। तो ये हम सिर्फ एक एक्टर और एक प्रोसेस तो बता देते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक यूज़ केस के अंदर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़। तो आप देखो कि यूज़ केस जितने भी आपने ड्रा किए ना, उसके बाद आप हर यूज़ केस का एक टेबल बनाओ और इस तरीके से उसके एक्टर्स, प्री कंडीशंस, फ्लो ऑफ इवेंट्स मैंने अभी नहीं बताया, मैं अभी आपको बताता हूँ, और उसके अल्टरनेटिव्स कि अगर ये यूज़ केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे अल्टरनेट्स बता दिए। तो अब आप देखें, अब आप ये सोचें कि हम क्लासेस डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, किसी न किसी एक क्लास ने तो ये काम करना होगा, ये वैलिडेशन करनी होगी। तो अब देखिए उस क्लासेस के अंदर हमने ये सारे फंक्शंस ऐड करने होंगे, ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमने वहाँ लगानी होंगी। अगर पिन मैच नहीं करता तो ये करो, अगर कार्ड स्टोलन रिपोर्ट है तो कार्ड कैप्चर कर लो, ठीक है। तो अब देखें इस यूज़ केस और इस टेम्पलेट को देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में पोस्ट कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि जब ये यूज़ केस जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद कस्टमर को एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि कस्टमर पिन हैज़ बीन वैलिडेटेड और देन ही कैन फर्दर प्रोसीड, जो भी एक्शन है वो फिर वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसके फ्लो ऑफ इवेंट्स पे। फ्लो ऑफ इवेंट्स आप लिख भी सकते हो और बेस्ट तरीका ये है कि आप एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है बिहेवियर मॉडलिंग, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम का जो पर्पस है ना, वो ये है कि एक्टिविटी डायग्राम इन द यूज़ केस मॉडल कैन बी यूज टू कैप्चर द एक्टिविटीज़ एंड एक्शन परफॉर्म इन द यूज़ केस। में ये बात कर चुका हूँ, ठीक है, कि एक्टिविटी डायग्राम का मकसद ये है कि जो यूज़ केस है ना उसको हम फर्दर डिटेल से एलिबरेट करें। एक यूज़ केस के अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास उसको हम मॉडल करें बाय यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। और ये जो है ये डायनामिक एस्पेक्ट बताता है अपने सिस्टम। डायनामिक मींस जहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यूज़ केस में हमने सिर्फ एक यूज़ केस बताया, ठीक है, और या हम क्लासेस बता रहे हैं तो वो स्टैटिक बिहेवियर है, ठीक है। डायनामिक बिहेवियर के लिए एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, जहाँ पे आपके सिस्टम में कुछ चेंज आ रहा हो। चेंज कैसे आ रहा हो कि उसकी स्टेट्स में चेंज आता है कि पहले यूज़र ने कार्ड इंटर किया, पिन वैलिडेट हो गई, पिन वैलिडेशन के बाद पहले यूज़र जो था वो ऑथेंटिकेटेड नहीं था, अब यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो गया। अब वो एक मोड से दूसरे मोड में चला गया। पहले वो इनिशियल मोड पे था जहाँ पे उसकी ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हुई थी, तो उसके पास डिफरेंट राइट्स नहीं थे,
ऑथेंटिकेशन जब हो गई उसके बाद उसके पास मज़ीद डिफरेंट राइट्स आ गए जिसकी बेस पे वो विड्रॉ कर सकता है और ट्रांजैक्शंस कर सकता है और XYZ कुछ भी मज़ीद जो जो एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है डायनामिक एस्पेक्ट को कैप्चर करता है। एक एक्टिविटी डायग्राम यहाँ पे आपको शो की गई है। ठीक है, ये लाइब्रेरी की एक डायग्राम है। ठीक है, अब आप देखें मैं आपको एक यूज़ केस बनाता हूँ। ठीक है, और उस यूज़ केस के अकॉर्डिंग आपको ये मैं एक्टिविटी डायग्राम बताता हूँ। यूज़ केस ये है, लेट्स से आपका एक एक्टर है स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट एक एक्टर है। ठीक है, और हमारा एक लाइब्रेरी सिस्टम है उसको यूज़ कर रहा है और यहाँ पे हम कहते हैं कि स्टूडेंट कैन इशू बुक्स फॉर हिम और हर सेल्फ। ठीक है, हमने लाइब्रेरी के सिनारियो से भी आप लोग फेमिलियर हो। ठीक है, अब आप ये देखो कि एक यूज़ केस ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो बुक्स के लिए अप्लाई कर सकता है, बुक्स इशू करने के लिए। और दूसरा यूज़ केस ये कहते हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो यूज़र को बुक इशू कर सकता है। ये इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और वो इशू करने के लिए वो इशू करेगा आपका जो सिस्टम है। अब ये तो हमने जस्ट एक यूज़ केस एक डायग्राम के थ्रू ये बता दिया। ठीक है, कि भाई ये काम होगा, यूज़र जो है उसने बुक्स के लिए रिक्वेस्ट करनी है और लाइब्रेरियन ने बुक्स को इशू करना है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसको कैप्चर हम करना चाह रहे हैं और उसको हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो सर्कल है यहाँ, इसका मतलब ये स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट यहाँ से होगा कि यूज़र जो है वो बुक्स के लिए सर्च करेगा। ठीक है, हम लेट्स से ऑनलाइन की लेट्स से अब बात कर ले या जो भी, तो यूज़र ने बुक्स कुछ सर्च की। ठीक है, बुक सर्च की तो उसके बाद ये जो है नंबर 1 प्रोसेस जो उसका वो ये किया कि ही विल सर्च फॉर बुक्स। नंबर 2, इसके बाद क्या होगा, जो यूज़र ने सर्चिंग के लिए क्या किया, कोई बुक का नेम इंटर किया होगा। उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस ये होगा कि चेक अवेलेबिलिटी ऑफ बुक। जो यूज़र ने जो बुक सर्च की क्या वो बुक अवेलेबल है। ठीक है, इफ़ यस तो अब देखें यहाँ पे हमने एक जो डायमंड का सिंबल आपको नज़र आ रहा ना, इट्स फॉर कंडीशन। 2 कंडीशंस होंगी, या तो बुक अवेलेबल होगी या बुक अवेलेबल नहीं होगी। अगर बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपके पास वो कह देगा कि बुक नॉट अवेलेबल, और आपकी जो आपने जो ये एक क्यूरी की थी बस वो ख़त्म। आप दोबारा से फिर दूसरी बुक सर्च कर सकते हो। अगर बुक अवेलेबल है तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देयर इज़ अ नीड टू वैलिडेट अ मेंबर। अब मेंबर को वैलिडेट करना है, क्या ये मेंबर वैलिड मेंबर है। ठीक है, वैलिड मेंबर से मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं। ठीक है, अगर वो मेंबर वैलिड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और आपको प्रोसेस शो किया गया जिसमें कहा है कि पहले वो रजिस्टर हो अपना, रजिस्टर का फिर अपना प्रोसेस होगा। देखिए आईडी देता है ईमेल के थ्रू या जो भी एक सिनेरियो आप एज्यूम कर लें। और अगर वैलिड है तो फिर ये देखा जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पे कि ऑलरेडी ये कितनी बुक्स इशू कर चुका है। एक लिमिट होगी, एक स्टूडेंट को शायद लेट्स से 2-3 बुक्स अलाउ होंगी, तो फिर उसका ये देखा जाएगा कि इफ़ द मैक्सिमम कोटा इज़ एक्सीडेड तो फिर उसको बुक इशू नहीं करनी, और अगर नो उसके पास मज़ीद बुक्स इशू करने के लिए है, मतलब उसका कोटा एक्सीड नहीं किया, तो उसको फिर बुक इशू कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है जो बुक की डिटेल्स उसके नेम के साथ लिख दी जाएगी कि भाई ये बुक इशू हो गई है, और बुक का स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा कि पहले 3 बुक्स थी तो एक इशू हो गई तो अब 2 बुक्स रह गई, और फिर यहाँ पे फाइनल। तो अब आप अगर देखें तो यूज़ केस में हम जस्ट ये बताते हैं कि
हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम, ठीक है, और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में बताते हैं। और उसकी डिटेल्स फिर हम जो कैप्चर करते हैं ना, वो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी डायग्राम। तो अब देखिए, हम जब डिज़ाइन फेज पे आएंगे ना, तो हम क्लासेस के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आपको पता है क्लासेस के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स फंक्शंस होते हैं। अब वो फंक्शंस कहाँ से हमें मिलेंगे? वो हमें यही जो एनालिसिस की फ़ेज़ में जो हमने रिक्वायरमेंट्स जो हमने ली कि भाई ये जो हम एक्टिविटीज़, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, यहीं से हमें फंक्शंस पता चलेंगे कि हम एक फ़ंक्शन वैलिडेट मेंबर का एक फ़ंक्शन रखेंगे, ठीक है, एक फ़ंक्शन हम बुक स्टेटस चेक करने का रखेंगे, ठीक है, कंडीशन हम लगाएंगे कि अगर वैलिड है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, वैलिड है तो इन नॉट वैलिड है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो हम स्लोली इन डायग्राम्स को अभी इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, आगे चल के इन सब डायग्राम्स को हम लिंक करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम तक आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप लोग उसको कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक्टिविटी डायग्राम तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको मतलब क्या समझ आई है कि यूज़ केस और एक्टिविटी डायग्राम हम जो यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको कोई इसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, कोई भी बता दे। यस सर, कोड करने में काफ़ी आसानी रहता है। ठीक है, जब हम डिज़ाइन फेज़ पे जाएंगे और हम जब हमारी जो हम अपनी क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे, तो उन क्लासेस के अंदर जो हमारे पास जो डेटा आएगा ना, वो यहीं से आएगा, इन यूज़ केसेस और इन एक्टिविटी डायग्राम्स, इन्हीं के थ्रू हमारे पास डेटा आएगा और वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हम काम इसीलिए कर रहे हैं, एनालिसिस हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम डिज़ाइन फेज़ पे जाएं और उस फेज़ के अंदर हम जब क्लासेस आइडेंटिफाई करें, तो उनके दरमियान क्लासेस कैसे लिंक होंगी और उनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, क्या फंक्शंस होंगे, वो चीज़ें हमें यहीं से मिलेंगी। तो स्टार्ट हमने जो लिया है ना, वो यूज़ केस डायग्राम से। आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यूज़ केसेस बनाओगे डिफरेंट, ठीक है, आप देखोगे कि आपके ये स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन सिस्टम को ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे, और यूज़ केसेस जब आप बना लोगे, फिर उसकी मज़ीद डिटेल्स में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसके एक्टिविटीज़ को कैप्चर करोगे। एक डायग्राम और है जो अभी हम उसको देख लेते हैं और फिर क्लास को हम एंड करते हैं, ठीक है, दैट इज़ स्विम लेन डायग्राम। इट्स क्वाइट सिमिलर टू एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी विद एडिशनली कुछ इसमें चीज़ें ऐड की है, उसको आप देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैपिंग हु डज व्हाट टू होम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम के अंदर हम एक्टर्स को लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगर सीक्वेंस एक्टिविटी डायग्राम को देखें, तो वो हमने एक यूज़ केस के पर्सपेक्टिव से बनाई, लेकिन मे बी एक एक्टिविटी डायग्राम को जब हम देखें, तो इसमें डिफरेंट यूज़र्स का कोई एक्टर्स का रोल हो सकता है, ठीक है। इंक्वायरी बुक्स जो है, ये आपका स्टूडेंट जो है वो ये कर रहा है, सर्चिंग जो इनपुट देगा किसी बुक को सर्च करने के लिए, वो आपका यूज़र होगा। लेकिन जो बाकी का जो प्रोसेस है ना वैलिडेशन का, और वो आपका जो एक्टर है, जो सिस्टम हमारा जो एक्टर है, वो वैलिडेशन वो परफॉर्म कर रहा है। अब दो एक्टर्स यहाँ पे आ गए, लेकिन वो दो एक्टर्स हमें इस एक्टिविटी डायग्राम में ऐसे डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहे। तो उन एक्टर्स को, एक्टिविटीज़ को एक्टर्स के साथ रिलेट करके बताने के लिए हम स्विम लेन डायग्राम यूज़ करते हैं, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें नज़र आ जाएं और हमारे जो एक्टर्स हैं वो भी आप इसमें लिंक हो जाए। तो स्विम लेन बेसिकली एक लाइन को कहते हैं ना, एक लाइन को, ठीक है, तो उस तरह की शेप है, तो इसलिए लेन बताया गया,
ठीक है। जैसे जैसे आप स्विमिंग में देखें, स्विमिंग पूल वगैरह में, तो वो एक डिफरेंट लेन्स होती है, हर कोई अपने उसमें लेन में स्विम कर रहा होता है, तो सेम उसी से ये इंस्पायर होकर ये नेम दिया गया, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, देखें कस्टमर, देखिए ये बैंकिंग का सिनारियो है। 3 एक्टर्स शो किए हैं, कस्टमर, एटीएम मशीन, बैंक। अब आप देखें यहाँ पे हम कहते हैं स्टार्ट से कि सबसे पहले यूज़र आएगा, कस्टमर कार्ड इंसर्ट करेगा, ये उसका प्रोसेस। उसके बाद कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो है वो पिन इंटर करेगा। अब पिन इंटर करने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है ऑथराइजेशन का, कि इसकी पिन को ऑथराइज किया जाए कि ये जो पिन है ये वैलिड है कि नहीं। तो अब ये ऑथराइज कौन करेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखें, यहाँ से आपकी एक लिंक किया है हमने इसको, कि वो ऑथराइजेशन बैंक करेगा। या तो वैलिड पिन होगी या तो इनवैलिड पिन होगी। अगर वैलिड पिन है तो फिर दोबारा जाएगा कस्टमर के पास, और उसे एक प्रोसेस, एक मैसेज स्क्रीन पे आएगा कि नाउ यू कैन इंटर योर अमाउंट। अब वो अमाउंट जब इंटर करेगा वो कस्टमर करेगा, ठीक है। कस्टमर ने अमाउंट इंटर की, उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट जा रही है आपके बैंक के पास कि वो चेक अवेलेबल बैलेंस, क्या वो इतना बैलेंस है जितना वो लेट से विड्रॉ करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो बैलेंस इतना है, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो फर्दर जो आगे जो प्रोसेस है वो एटीएम मशीन को कह रहा है कि भाई ये जो अमाउंट है ये डिस्पेंसर से निकाल के दे दो, ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से, ठीक है। और आखिर में कह रहा है कि टेक योर कार्ड। तो सिनारियो ये सिंपल है। बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि अगर ये स्विम लेन डायग्राम हम ना बनाते तो फिर हम कैसे ये डायग्राम बनाते। हम कहते पहले कस्टमर कार्ड इंसर्ट करेगा, फिर पिन इंटर करेगा, फिर अमाउंट इंटर करेगा, फिर चेक होगा कि भाई अमाउंट इतना है, और फिर वो कैश डिस्पेंसर से निकल जाएगा और यूज़र को वो कैश मिल जाएगा, एक्सेट्रा। अब इसमें अगर हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू ये शो करते ना, तो हमें एक्टर्स के दरमियान लिंक ना हो पाता। अभी जब हमने स्विम लेन डायग्राम को यूज़ किया ना, तब अब देखो हमारी वो एक्टिविटीज़ भी कैप्चर हो गई, ठीक है, और हमारे जो एक्टर्स हैं वो भी आपस में लिंक हो गए। अब स्विम लेन डायग्राम हमें एक्टिविटी डायग्राम से और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है कि कौन सा एक्टर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये डिफरेंस है आपका एक्टिविटी डायग्राम में और स्विम लेन डायग्राम में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं अटेंडेंस की तरफ जाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर है? हम आप ठीक है, गुड। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी ना, वो मैं केस स्टडी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा, और वो इसी पे ही होगी। आपने उसका एनालिसिस करना होगा बाय यूजिंग यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटीज़ डायग्राम एंड देन स्विम लेन डायग्राम। इसके थ्रू आप लोगों ने ये करना होगा, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस, इस लेक्चर की स्लाइड्स तो सर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर। जी मैं इंशाल्लाह ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा आज। आप लोग थोड़ा वेट कर ले कि अटेंडेंस हम वो कर लेते हैं।